Assalamu alaikum students, welcome to all of you in our next class. आज हम ले रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में हमने कंप्लीट किया था पेनक्रियाज, द रिलेशन बिटवीन पेनक्रियाज, लिवर एंड ड्यूरिनम एंड द डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस। सो लास्ट क्लास तक हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को रीड किया, यानी कि हमने डाइजेस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को स्टडी किया। हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी किया, हमने डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी स्टडी किया। तो आज के लेक्चर में हम दूसरा क्वेश्चन, यहां के दूसरा पार्ट स्टडी करेंगे इस डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का, दैट इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यानी कि जो हमने खाना खाया है, जो एक फूड हमें मिल रहा है, इस फूड को हम कैसे डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि नाउ इट्स अ मैटर ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। जो भी हमने खाना खाया, इस खाने को हमने देखा कि किस तरह माउथ में, स्टमक में या इंटेस्टाइन में किस तरह इस पे एंजाइम्स अटैक करते हैं। विद द हेल्प, हमने पहली क्लास में पढ़ा था जब हमने स्टडी किया था कि जब हम फूड लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ फीडिंग ऑर्गन्स, विद द हेल्प ऑफ टंग एटसेट्रा, किस तरह इस फूड को मैकेनिकली ब्रेक करते हैं सो दैट इट कैन इजिली बी पास्ड बाय एलिमेंट्री कैनाल। क्योंकि जब हम खाना मुंह में लेते हैं, हम पहले इसको चबाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं। किस लिए? सो दैट वी कैन ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। तो जब हम फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं, ये फिर इसके साथ सलाइवा मिक्स होता है, इसके साथ फिर डिफरेंट जूस मिक्स होता है और ये इजीली पास ऑन होता है थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल लाइक इंटेस्टाइन, जो बिल्कुल नैरो ट्यूब्स होते हैं, किस तरह उनके थ्रू पास ऑन होगा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, इनमें जो इनकी जो सेक्रीशन है, उन सेक्रीशन में जो एंजाइम्स है, किस तरह वो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल एक लार्जर फॉर्म ऑफ फूड है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में से तो पास ऑन होगा, लेकिन हमारी सेल्स इसे एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो अगर हम चाहिए कि सेल्स को मिलेगी ये फूड, तो हमें इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। सपोज हमने देखा होगा कि आपने पढ़ा भी होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में किस तरीके से एनर्जी लिबरेट होती है। तो एनर्जी को लिबरेट करने के लिए हमें ग्लूकोज को यूटिलाइज करना है। तो ग्लूकोज हमारी स्टार्च में है, हमारे ग्लाइकोजन में है। तो हम स्टार्च, यानी कि जो स्टार्च और ग्लाइकोजन, उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज से फिर होती है सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेक होते हैं, इनको एंजाइम्स किस तरह कन्वर्ट करते हैं इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। एंड एक और पॉइंट है बेटा कि जो हमारा खाना होता है, जो हमारा बैलेंस डाइट होता है, जो हमारा फूड होता है, उस फूड में एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और उनके बगैर उसमें आयन्स होते हैं, वाटर होता है और विटामिन होते हैं। आयन्स यानी कि मिनरल्स, विटामिन और जो पानी है, इसे हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही एब्जॉर्ब होंगे। बट देयर आर सम थिंग्स जो हमारे खाने में होता है, जो मैक्रोमॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, जो लाइक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होता है, जिन्हें हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जिन्हें हमारी सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हमें उनको कन्वर्ट करना है इनटू माइक्रोमॉलिक्यूलर फॉर्म में। कभी आपने देखा होगा किसी को कोई ग्लूकोज पानी लेता है या कोई ड्रिप उसको चढ़ाते हैं, तो उसमें जो ग्लूकोज है वो सीधे ऐसे ही एब्जॉर्ब होगा, उसे डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड हम लेते हैं, जो जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। उसको हमें डाइजेस्ट करना है, ब्रेक करना है, एंजाइमेटिक रिएक्शन से ब्रेक करना है, सो दैट वी कैन कन्वर्ट देम इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जब हम इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे ग्लूकोज हो, एमिनो एसिड्स हो, चाहे वो फैटी एसिड्स हो, ग्लिसरॉल हो, वो हम इजीली एब्जॉर्ब करते हैं। दैट मींस ये जो डाइजेशन होती है, ये प्रोसेस जो डाइजेशन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की हो, प्रोटीन्स की हो, लिपिड्स की हो या न्यूक्लियोटाइड्स की हो, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ये डाइजेशन होती है। और इस डाइजेशन पे इफेक्ट करते हैं जो हमने देखा डिफरेंट गैस्ट्रिक जूस या डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस। वो डाइजेस्टिव जूस जो होता है, उनमें जो एंजाइम्स होते हैं, वो इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अब जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, our today's topic is process of digestion, यानी कि जो डाइजेशन है ये किस तरह होता है। और अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास या प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया, जो डाइजेशन है ये मैकेनिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस भी है।
मैकेनिकल में जैसे हम मीट लेते हैं, हमने रिश्ता खाया या हमने कोई सपोज हमने मीट का कोई पीस खाया, क्या हम इसको ऐसे स्वेलो करेंगे? या अगर हमने राइस खाया क्या हमने इसको ऐसे ही स्वेलो करना है? रोटी हमने खाई क्या हमें रोटी को ऐसे ही स्वेलो करना है? तो पहले हम जो भी हम फूड लेते हैं मूवमेंट इसलिए लेते हैं सो दैट वी कैन ब्रेक दैट फूड इनटू स्मॉल पीसेस। तो जब हम उसको स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं उसके बाद उसके साथ सलाइवा मिक्स होता है और उसके बाद हम उसको इजीली स्वालो करते हैं। सो दिस इज अ मैकेनिकल डाइजेशन। या स्टमक के अंदर चर्निंग होती है फूड की, छोटे छोटे पीसेस बनते हैं, दिस इज अ मैकेनिकल डाइजेशन। लेकिन एवरी फूड पार्टिकल कंटेन्स अ मैक्रोमॉलिक्यूल, चाहे मीट का छोटा से छोटा पीस हो उसमें भी। इवन देखिए अगर हम राइस को ग्राइंड करेंगे बिल्कुल पेस्ट बनाएंगे, हम छोटे बच्चे को हम देते हैं बनाना, उसका जो टीथ नहीं होता है तो हम उसके बनाना को ग्राइंड करते हैं, उसके बाद सूप फॉर्म में उसको पिलाते हैं। स्टिल वो सूप फॉर्म सिर्फ इसलिए हम उसको देते हैं सो दैट उसको स्वेलो इजिली हो जाएगा। लेकिन जब वो उसके स्टमक में उसके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा वहां पे उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना है, उन्हें इसको ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैक्रोमॉलिक्यूल सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे जब तक ना हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोमॉलिक्यूल फॉर्म में। तो आज के इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो यहां पे एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो डाइजेशन है ये मैकेनो केमिकल प्रोसेस है। सो डाइजेशन इज अ मैकेनो केमिकल प्रोसेस। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आप इसको लॉक कीजिएगा वहां पे। सो कभी क्वेश्चन आ जाता है डाइजेशन इज मैकेनो केमिकल प्रोसेस। तो पहले हम लेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। जब हम खाना खाते हैं हम कोई सिलेक्टेड फूड नहीं खाते, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है। राइस तो मेन फॉर्म है, मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूं, राइस होता है इसमें। तो राइस रोटी भी लोग कुछ लेते हैं प्लेन, कोई फ्रूट्स लेते हैं, इवन हमारे खाने के साथ वेजिटेबल्स भी होते हैं, हमारे खाने की प्रोटीन्स मीट भी होता है। तो पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट किस तरह डाइजेस्ट होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो या तो मीट में ग्लाइकोजन है या स्टार्च होगा। तो पहले हम देखेंगे क्या होगा स्टार्ट में, ध्यान से जब हम माउथ में खाना लेंगे, या मैं लिखता हूं राइट हियर, पहला हम लेंगे माउथ। क्या होता है माउथ में? माउथ में हम लेंगे पहले स्टार्च। स्टार्च तो 100% है, जो स्टार्च है जो या ग्लाइकोज है वो तो 100% है, इसका मैं ले रहा हूं सिर्फ 30%। तो जो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड है, जो कार्बोहाइड्रेट का क्या है पॉलीसेकेराइड, उसका हम सिर्फ 30%। जब हमने खाना डाला मुंह में, जितनी देर के लिए, जितने टाइम के लिए हमने खाना मुंह में रखा है, माउथ में रखा है, उसमें सिर्फ 30% स्टार्च डाइजेस्ट होता है, सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। तो 30% ऑफ स्टार्च को हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट होता है? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रिन। तो स्टार्च को हमने कन्वर्ट किया माल्टोज, माल्टोज है डाइसेकेराइड, आइसोमाल्टोज, ठीक है, और लिमिट डेक्स्ट्रिन एंजाइम का नाम है सेल्वरी एमाइलेज, पीएच है 6.87, ठीक है। ये रहा कौन सा? माउथ का। स्टमक में कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट एंजाइम नहीं है तो स्टमक में ऐसी डाइजेशन नहीं होगी। फिर उसके बाद ड्यूडेनम। हमने जब खाना लिया, माउथ में चबाया इस खाने को, चाहे 1 मिनट के, चाहे 2 मिनट के, चाहे जितने टाइम के लिए हमने लिया, इसमें 30% यानी कि 100% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 100% ऑफ पॉलीसेकेराइड में सिर्फ 30% स्टार्च डाइजेस्ट होगा और रिमेनिंग 70% डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके बाद हमने खाने को स्वेलो किया, सेल्वरी एमाइलेज स्टमक में पहुंचा, वहां पे एसिड है, ये एंजाइम काम नहीं करेगा वहां पे। उसके बाद फूड निकलेगा स्टमक से बाहर, ये पहुंचेगा ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या होगा? ध्यान से देखिए, ड्यूडेनम में ये 70% जो रिमेनिंग स्टार्च है, 70% स्टार्च, इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? माल्टोज में, ठीक है, आइसोमाल्टोज
ठीक है, प्लस लिमिट डेक्सट्रेंस इनटू लिमिट डेक्सट्रेंस। एंजाइम का नाम क्या है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज, क्योंकि ये पेनक्रिया से निकला है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पीएच क्या है? 8.0। तो ड्यूडिनम में रिमेनिंग 70% स्टार्च कन्वर्ट हुआ माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रेंस में। ठीक है बेटा, तो टोटल यानी कि 100% जो स्टार्च है ड्यूडिनम में पहुंच के वो कन्वर्ट हो गया है किसमें? डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स में। अब हम लेंगे जेजुनम। जेजुनम में अब कौन सा जूस है? इंटेस्टिनल जूस, जिसे हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। तो उसमें क्या है? ध्यान से देखिए, पहले हम लेंगे माल्टोज, डाइसैकेराइड। माल्टोज कन्वर्ट हो गया माल्टेस में, सॉरी, माल्टोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है? माल्टेस। पीएच क्या है? 8.0। ठीक है, यह है माल्टोज। उसके बाद दूसरा क्या है? एक और, हम जो दूध पीते हैं तो हमारे दूध में क्या होता है? लैक्टोज। ठीक है बेटा, लैक्टोज को हम बाय द एक्शन ऑफ लैक्टेज किसमें कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एंजाइम का नाम क्या है? लैक्टेज। पीएच वही 8.0। उसके बाद क्या? सुक्रोज, हम शुगर जो हम चीनी लेते हैं। एंजाइम का नाम क्या है? सक्रेज। किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, उसके बाद आइसोमाल्टोज किसमें कन्वर्ट होगा? इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एंजाइम का नाम क्या है? आइसोमाल्टेज। पीएच वही है 8.0। लिमिट डेक्सट्रेन, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज में। ग्लूकोज, ये था लिमिट डेक्सट्रेन का। सो पहले माल्टोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, लैक्टोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सक्रोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, आइसोमाल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, एंड लिमिट डेक्सट्रेन भी ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट होते हैं। यहां पे एंजाइम है जिसका नाम है लिमिट डेक्सट्रेनेज। आपने देखा, हमने स्टार्ट किया माउथ से इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो एक पॉलीसेकेराइड फॉर्म है स्टार्च। माउथ में शॉर्ट टाइम के लिए खाना रहता है तो उसमें 30% स्टार्च डाइजेस्ट होता है। तो आपने देखा 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो गया तो वो कन्वर्ट हुआ माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्सट्रेंस में। फिर ड्यूडिनम में रिमेनिंग 70% डाइजेस्ट होता है इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रेंस। क्यों? क्योंकि स्टमक में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। फिर जेजुनम में माल्टोज, लैक्टोज चूंकि होता है मिल्क में, सक्रोज जो चीनी हम लेते हैं शुगर उसमें होता है वो, और आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रेंस किस तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होते हैं। यहां एक पॉइंट आपको याद रखना है कि हमने लिया कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, 3 मोनोसैकेराइड्स। ये 3 मोनोसैकेराइड जो एंड प्रोडक्ट है हमारे खाने में। अब एक और चीज देखिए, जो हम लोग हैं, हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहे में सेलुलेज जो हम में नहीं है, तो हम में सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट है। और एक और पॉइंट जो आपको याद, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि जो लैक्टोज है ये मिल्क में होता है। तो कुछ लोग मिल्क लेता है, उनमें लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका लैक्टेज एंजाइम
एब्सेंट है। तो जिनमें लैक्टेज एब्सेंट होगा इसे हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, वी कांट टॉलरेट लैक्टोज। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं है। तो जब किसी के बॉडी में लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है, उसमें लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा। सो व्हाट विल हैपन, जब उनमें लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जब दूध पीते हैं तो बॉडी में लैक्टोज की लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस लैक्टोज पे अक्सर अटैक करते हैं बैक्टीरिया, जिसकी वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स और लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। इसलिए उनको डॉक्टर्स अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं आइदर टेक द कर्ड और टेक मिल्क एंड कर्ड और टेक मेडिसिन। तीन है, या तो उनको मेडिसिन लेना है मिल्क के साथ, यानी कि मिल्क उसके बाद मेडिसिन कुछ है, यानी कि लैक्टेज टेबलेट्स लेने हैं, या उनको लेना है डायरेक्टली कर्ड, टेंशन ही नहीं है, या फिर कर्ड और थोड़ा कर्ड मिक्स करना है किसके साथ, लैक्टोज वाले मिल्क के साथ। सो दैट वाज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे दूसरी डाइजेशन, दैट्स प्रोटीन्स। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन डाइजेशन कैसे होता है। डेफिनेटली जो कार्निवोर्स है यानी कि ओमनिवोर्स है, जो मीट भी खाने वाले हैं, तो उनके खाने में प्रोटीन्स भी होता है, मीट होता है। तो हम देखेंगे मीट कैसे डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, हमारे माउथ में कोई भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। सो नो डाइजेशन इन माउथ, ये पहला पॉइंट याद है, नो डाइजेशन इन माउथ। तो फिर डाइजेशन कहां होगा, स्टमक में। सो no digestion in mouth, no digestion in mouth, ये पहला पॉइंट है, क्योंकि माउथ में कोई प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है ही नहीं, इसलिए वहां पर कोई डाइजेशन नहीं होगी प्रोटीन्स की। अब देखिए स्टमक में क्या है। पहले हम लेंगे जो मिल्क होता है। मिल्क में एक प्रोटीन होता है, इसका नाम है कैसीन। ठीक है, कैसीन बोले या कैसीन बोले। तो क्या होता है, हमारी गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम होता है, इसका नाम है रेनिन। अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था जब मैं गैस्ट्रिक जूस पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां लिखा है कि जो रेनिन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, प्रो रेनिन। फिर इस प्रो रेनिन को एक्टिवेट किया जाता है, इसे पेप्सिन एक्टिवली एक्टिव करता है, या एचसीएल इसको एक्टिव करता है इनटू रेनिन में। तो हम यहां पे वो नहीं लिखेंगे। तो एंजाइम जो है रेनिन और पीएच है 1.5, एसिडिक पीएच है 1.5। इसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू कैल्शियम पैरा कैजिनेट में। कैल्शियम पैरा कैजिनेट है, यानी कि ये कर्ड है, इज ए कर्ड। तो जो कर्ड है इट रिमेन स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर लॉन्गर टाइम। यानी कि जो मिल्क होता है, मिल्क में एक प्रोटीन है, इसका नाम है कैसीन। रेनिन इसे RENNI, दूसरा रेनिन है RENIN, वो तो एक्चुअली हार्मोन है, वो हम पढ़ेंगे आगे चलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो मिल्क में जो कैसीन होता है इसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू कैल्शियम पैरा कैसीनेट, एक्शन करता है रेनिन pH 1.5 पे। जो कैल्शियम पैरा कैसीनेट ये 3D फॉर्म है, ये एक्चुअली कर्ड होता है, ये रहता है स्टमक में कुछ टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद इससे ब्रेक किया जाता है, इसे डाइजेस्ट किया जाता है। कौन करता है इसको डाइजेस्ट? पेप्सिन। कौन है पेप्सिन? आगे चलकर मैं बोलूंगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ चिल्ड्रन में होता है, छोटे नवजायद बच्चों में होता है, एब्सेंट इन एडल्ट्स। ठीक है, देखिए जो नवजायद बच्चे हैं उनका उसको खाना है वो सिर्फ मिल्क होता है। तो अगर वो ऐसे मिल्क लेंगे, और मिल्क अगर उनके स्टमक में ज्यादा देर के लिए रहेगा, वो इससे उनमें जो है एब्डोमिनल पेन हो सकती है या स्टमक पेन हो सकती है, क्योंकि वहां पे जो मिल्क ज्यादा टाइम रहने के लिए वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको अक्सर हो जाती है पेन स्टार्ट, और वो उनमें लॉस ऑफ एपिटाइट भी होता है, और उनको बिल्कुल दर्द होता स्टार्ट हो, पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि उनका खाना सिर्फ मिल्क है, तो
तो मिल्क उनके, देखिए अगर उन्हें दूध पिया है तो 2-4 घंटे के लिए उनको मतलब कुछ नहीं मिलता है, सो 2-4 घंटे के लिए वो इसी मिल्क पे रहते हैं। तो अल्लाह का निजाम क्या है, नेचर का निजाम क्या है, तो उन्होंने उसके स्टमक पे एक एंजाइम रखा है रेनिन, जो इस मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में। तो कर्ड अगर कुछ टाइम के लिए रहेगा भी स्टमक में, ये उनके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, ये इनको कोई प्रॉब्लम या कोई मुश्किलात पैदा नहीं करता है। ठीक है, हमने देखा होगा घरों में अक्सर जब जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे अक्सर वो रिजर्जिटेशन की वजह से वो जो दूध वापस आता है थ्रू माउथ, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ सेमिस, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, वो एक्चुअली कर्ड ही होता है। तो उसके बाद होता है जो हम प्रोटीन लेते हैं 50% ऑफ प्रोटीन। ध्यान से देखिए, जो प्रोटीन हम लेते हैं, जो हमने मीट लिया या जो खाने में प्रोटीन होते हैं, उसका 50% प्रोटीन जो है उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस, यानी कि 50% जो प्रोटीन्स है उसे हम कन्वर्ट करते हैं पेप्टोन प्लस प्रोटियोस बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन। जो पेप्सिन है पीएच है 1.5। जो पेप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है एज अ पेप्सिनोजिन। तो एचसीएल की मदद से क्या होता है, यहां मैं लिखूंगा पेप्सिनोजिन, मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है पेप्सिनोजिन, इसे कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन में बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल। फिर यही पेप्सिन रिमेनिंग पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है किसमें, इनटू पेप्सिन में, जिसे हम बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। व्हाट इज दैट, यानी कि 50% प्रोटीन कन्वर्ट हुआ पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन एट पीएच 1.5। जो पेप्सिन है ये एक्चुअली रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजिन, क्योंकि अगर इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होगा वहां पे होगा तो ये स्टोमक को ही डाइजेस्ट करेगा, इसलिए हमेशा होता है इनएक्टिव फॉर्म में। जब इसको सेल्स रिलीज करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल, लेकिन जब पहला पेप्सिन बनता है वो रिमेनिंग पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, इसे हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। उसके बाद स्टोमक से ये फूड जब निकलता है ये पहुंचता है ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम में आता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अगर आपको याद होगा, ये भी मैंने पढ़ाया है लास्ट क्लास में, ट्रिप्सिन जो है ये रिलीज होता है इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जिसे बोलते हैं ट्रिप्सिनोजिन। तो ट्रिप्सिनोजिन जो है ये कन्वर्ट किया जाता है इनटू ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है एंटीरोकाइनेस, जिसको एक्चुअली इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन रिलीज करता है। यानी कि आप ध्यान से देखिए, जब ये प्रोटीन कहां पहुंचे, ड्यूडिनम में, तो 50% ऑफ प्रोटीन्स कहां पे, ड्यूडिनम में। किसमें कन्वर्ट होते हैं, इनटू प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन, यानी कि 50% प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गए हैं 50 प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन्स। एक्शन किया किसने, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ने। ये ट्रिप्सिन किस फॉर्म में रिलीज होता है, एज ट्रिप्सिनोजिन। ये कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में बाय द एक्शन ऑफ एंटीरोकाइनेस। एंटीरोकाइनेस एक एंजाइम है जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम, कहां से प्रोड्यूस होता है, ये इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है, जेजुनम से प्रोड्यूस होता है, और ये कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजिन को इनटू ट्रिप्सिन। यहां भी फिर रिमेनिंग ट्रिप्सिनोजिन को फिर कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्सिन में। दिस इज आल्सो ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, इसी तरह जो काइमोट्रिप्सिनोजिन है वो भी कन्वर्ट होता है इनटू काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजिन भी कन्वर्ट होता है, इसे भी एक्टिवेट करता है कौन, इसे एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन। तो काइमोट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट हुआ काइमोट्रिप्सिन में बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। इसी तरह एक एंजाइम है प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये भी कन्वर्ट हुआ किसमें, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। किसकी वजह से, ट्रिप्सिन की वजह से। तो ध्यान से देखिए, पेनक्रियाज में 3 एंजाइम होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। एक है ट्रिप्सिनोजिन
दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजिन और थर्ड है प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। तीनों होता है इनएक्टिव फॉर्म में। ये क्यों होता है इनएक्टिव फॉर्म में? अदरवाइज ये पेनक्रियाज को ही डाइजेस्ट करेंगे। तो वहां पे एक इनहिबिटर होता है, इसका नाम है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, जो इनको इनहिबिट, यानी कि जो ट्रिप्सिन है ये रहता है इनएक्टिव फॉर्म में बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इनहिबिटर। नाउ जब पेनक्रियाज से आ गया पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में एक एंजाइम है एंटीरोकाइनेज, वो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। फिर ये ट्रिप्सिन रिमेनिंग ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में बाय ऑटो कैटालिसिस, यानी खुद को कन्वर्ट करना। और इतना ही नहीं, काइमोट्रिप्सिनोजन भी कन्वर्ट हो गया काइमोट्रिप्सिनोजन में बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज भी कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। दैट मींस काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एक्टिवेट होता है बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिनोजन को पहले एक्टिवेट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंटीरोकाइनेज। नाउ अब इस ड्यूडेनम में क्या होगा? 50% प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया इनटू प्रोटियोस प्लस पेप्टोन्स। अब ये फूड पहुंचेगा कहां पे? जेजुनम में। तो जेजुनम में क्या होगा? वहां पे सक्कस एंटेरिकस है, इंटेस्टिनल जूस है, तो वो इन प्रोटियोस और पेप्टोस को किस तरीके से डाइजेस्ट करेगा? ध्यान से देखिए। ध्यान से बेटा, अब हम लेंगे जेजुनम। तो जेजुनम में क्या होगा? जेजुनम में पहले जो प्रोटियोस है, प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन्स, या उससे पहले मैं एक चीज यहां पे लिखना भूल ही गया, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट पे यहां पे लिखना भूल ही गया। हम कंटिन्यू करेंगे ड्यूडेनम से ही। जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में प्रोटियोस और पेप्टोन्स, अब ये 100% प्रोटियोस और पेप्टोन्स है, इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डाइपेप्टाइड्स, एमाइनोपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, प्रोटियोसिस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू प्रोटियोस प्लस पेप्टोन्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड एंड एमाइनोपेप्टाइड्स, और एक्शन कौन करता है? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक एंजाइम है जो कहां से निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस से। वो ड्यूडेनम में ही इस प्रोटियोस और पेप्टोन्स को कन्वर्ट करता है इनटू पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड्स एंड एमाइनोपेप्टाइड्स। अब जरा देखिए जेजुनम में क्या होगा। जेजुनम में क्या होता है? ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है, डाइपेप्टाइड्स है और एमाइनोपेप्टाइड्स है, इन्हें कन्वर्ट किया जाता है इनटू एमिनो एसिड्स। पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू एमिनो एसिड by the action of peptidase, डाइपेप्टाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है एमिनो एसिड में by the action of peptidase, एमाइनोपेप्टाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है एमिनो एसिड्स में by the action of peptidase। और ये पेप्टिडेस कहां रिलीज है, कहां पाया जाता है? इन द सेक्रीशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस। जो सक्कस एंटेरिकस है ये इंटेस्टिनल जूस है और पीएच है 8.0। तो ध्यान से देखिए, हमने स्टार्ट किया खाने में प्रोटीन 100%, नो एंजाइम इन माउथ। तो डाइजेशन कहां पे स्टार्ट हुई? स्टमक में। 50% प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ प्रोटियोस और पेप्टोन्स में। फिर ड्यूडेनम में 50% रिमेनिंग प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ इनटू प्रोटियोस प्लस पेप्टोन बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। उसके बाद ड्यूडेनम में ही प्रोटियोस और पेप्टोन्स को कन्वर्ट किया गया डाइपेप्टाइड्स, एमाइनोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स बाय द एक्शन ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज। और उसके बाद जेजुनम में बाय द एक्शन ऑफ पेप्टिडेज ये कन्वर्ट किए गए एमाइनो एसिड्स में, और ये पेप्टाइडेज किसमें होता है? सक्कस एंटेरिक्स में। तो ये है प्रोटीन डाइजेशन। यहां भी एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो प्रोटीन डाइजेशन है इसमें जो केराटिन है, यानी कि जो हमारा बाल, हम बात करें अपनी हेयर्स की बात करेंगे, वो जो केराटिन है उसे ना पेप्सिन डाइजेस्ट कर सकता है, ना ट्रिप्सिन, ना काइमोट्रिप्सिन।
सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये नोट है, केराटिन इज नॉट डाइजेस्टेड बाय कौन? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। सो ट्रिप्सिन हो, काइमोट्रिप्सिन हो या पेप्सिन, ये केराटिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो केराटिन जो प्रोटीन है ये डाइजेस्ट नहीं होता है। सो कभी भी घर में कोशिश मत कीजिए अपने बाल खाने की या अपने नेल्स खाने की, क्योंकि आपके नेल्स हो या आपके बाल हो, वो बना है केराटिन का, वो केराटिन डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो दैट वाज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो टिल नाउ हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन और हमने क्या पढ़ा? प्रोटीन की डाइजेशन। हमने देखा कि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है? अमीनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। अब हम देखेंगे थर्ड, दैट इज फैट डाइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे फैट की डाइजेशन। ध्यान से देखिए, जो फैट होता है ये एक्चुअली एक एग्रीगेट फॉर्म में होता है, इन ग्लोब्यूल फॉर्म में होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं जिन्हें एक एंजाइम के डाइजेशन की बस की बात नहीं है अनटिल एंड अनलेस इसकी इमल्सिफिकेशन नहीं होगी। इसीलिए जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, स्टमक जो माउथ है, माउथ एक एंजाइम होता है लिंगुअल लाइपेज, इसको रिलीज करते हैं वॉन इब्नर्स ग्लैंड जो सर्कमवैलेंट पैपिला में होते हैं। तो वो 0.1 या 0.1% फैट को डाइजेस्ट कर पा सकते हैं। इसी तरह स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेस है, वो सिर्फ 1% फैट को डाइजेस्ट करते हैं। एक्चुअल जो फैट की डाइजेशन होती है वो होती है ड्यूडेनम में, ओनली आफ्टर इमल्सिफिकेशन। सो हम लेंगे माउथ में प्लस स्टमक, दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूं, माउथ प्लस स्टमक, सिर्फ और सिर्फ 1 and 1 हो गए 2%, यानी कि माउथ में 1% और स्टमक में 1%। तो हम लेंगे सिर्फ 0 यानी कि 2% फैट इज डाइजेस्टेड। ये तो कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ 100% सिर्फ 2% फैट डाइजेस्ट होता है। स्टमक में जो एंजाइम है वो है गैस्ट्रिक लाइपेस, और माउथ में जो एंजाइम है वो है लिंगुअल लाइपेस। तो लिंगुअल लाइपेस और गैस्ट्रिक लाइपेस इसे सिर्फ 2% फैट को डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन एक्चुअल डाइजेशन कहां पे स्टार्ट होती है? ड्यूडेनम में, और जो हमारा एक्चुअली पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ड्यूडेनम। देखिए ड्यूडेनम में क्या होता है, जो ये फैट होता है ये बिल्कुल लार्जर फॉर्म में होता है, ये बिल्कुल इस तरह होता है लार्ज। ये देखिए यह है ग्लोब्यूलर फॉर्म, यह लार्ज फैट ग्लोब्यूली, ऐसे ये होते हैं, ये बने होते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स के। ये देखिए ऐसे होता है, ठीक है। दिस इज द फैट ग्लोब्यूल। ये फैट ग्लोब्यूल होता है, ये लार्ज फॉर्म है, बहुत बड़ा लार्ज, सबसे बड़ा लार्ज फैट ग्लोब्यूल। तो ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल है इस पे कोई एंजाइम तब तक रिएक्शन नहीं कर सकता, या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस पे कोई एंजाइम एक्ट करेगा, लाइपेस एक्ट करेगा, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस फैट ग्लोब्यूल को हम रिएक्ट करते हैं, ये मिक्स होता है किसके साथ? बाइल साल्ट्स के साथ, pH 8.0। बाइल साल्ट्स आपको पता ही होगा कहां से आता है? बाइल में, हमने पढ़ा है लास्ट टाइम, जो बाइल की कंपोजिशन होती है उसी में ये पाया जाता है बाइल साल्ट्स। तो बाइल साल्ट इस फैट ग्लोब्यूल के साथ मिक्स होकर इसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ऐसे छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमरस फैट ग्लोब्यूल्स बनाते हैं। तो दैट मीन्स एक लार्जर फैट ग्लोब्यूल को बाइल साल्ट्स किसमें कन्वर्ट करता है? इनटू स्मॉल न्यूमरस फैट ग्लोब्यूल्स। यह है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखिए, एक लार्जर फैट ग्लोब्यूल बाइंड होता है बाइल साल्ट के साथ ड्यूडिनम में, तो बाइल साल्ट आता है लिवर से, यानी कि गॉल ब्लैडर से या लिवर से आता है, तो ये इसको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, जब इनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टिन से इंटेस्टिन लाइपेज, यहां पे दोनों लाइपेज का जिक्र करूंगा। एक है पेनक्रियाटिक लाइपेज, सबसे ज्यादा डाइजेशन जो है वो 70% जो डाइजेशन होती है वो होती है पेनक्रियाटिक लाइपेज। ये पूछा जाता है मैक्सिमम फैट की जो डाइजेशन है वो होती है किसकी वजह से, पेनक्रियाटिक लाइपेज। इसे नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेनक्रियाटिक लाइपेज मैक्सिमम फैट की डाइजेशन करता है। और दूसरा एंजाइम है इंटेस्टिनल लाइपेज, ये सिर्फ 30% फैट ही डाइजेस्ट करता है, इमल्सिफाइड फैट। ये इन्हें कन्वर्ट करता है किसमें, इनटू डाइग्लाइसराइड्स, डाइग्लाइसराइड्स प्लस फैटी एसिड। डाइग्लाइसराइड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू मोनोग्लाइसराइड्स, मोनोग्लाइसराइड्स प्लस फैटी एसिड, और मोनोग्लाइसराइड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले इमल्सिफिकेशन हो गई, कहां पे, ड्यूडिनम में, किसकी मदद से, बाइल साल्ट की मदद से, छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बन गए। उस पर एक्ट करेगा पेनक्रियाटिक लाइपेज या इंटेस्टिनल लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज 70% डाइजेस्ट कर सकता है और इंटेस्टिनल लाइपेज सिर्फ 30% फैट ग्लोब्यूल्स डाइजेस्ट कर पाता है, और ये कन्वर्ट हो गए डाइग्लाइसराइड्स और फैटी एसिड में। डाइग्लाइसराइड्स कन्वर्ट होते हैं मोनोग्लाइसराइड्स में, सेम बाय द एक्शन ऑफ लाइपेसेस, यही पेनक्रियाटिक और इंटेस्टिनल लाइपेज। और मोनोग्लाइसराइड्स कन्वर्ट होते हैं इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। सो एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। यहां याद रखिए पॉइंट, अगर फैट की इमल्सिफिकेशन नहीं होगी तो इतने बड़े फैट ग्लोब्यूल को डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये फैट ग्लोब्यूल्स हमारे बॉडी में जमा हो जाते हैं और हमारे विसरल ऑर्गन्स पे जमा हो जाता है, हमारे ब्लड में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अगर सपोज किसी का हम गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं तो उसका लिवर जो है बाइल उसमें कम निकल रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि आप जो है फैटी रिच फूड है वो अवॉइड कीजिए। दैट वाज द डाइजेशन ऑफ फैट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डाइजेशन, वो है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, डियर स्टूडेंट्स, हम जब कोई भी चीज खाते हैं, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हो चाहे वो एनिमल हो, देखिए अगर हम सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेते हैं, या सपोज हमने मीट खाया, जो ये मीट होता है या वेजिटेबल्स होता है या फ्रूट्स होते हैं, ये तो एक्चुअली लिविंग ऑर्गन से ही आते हैं, ये तो आते हैं एनिमल से और प्लांट से। इनके अंदर सेल्स होते हैं और उन सेल्स में क्या पाया जाता है, शाबाश, डीएनए एंड आरएनए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है ना, डीएनए एंड आरएनए। तो इस डीएनए एंड आरएनए को भी डाइजेस्ट तो करना ही है। सो दैट मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी डाइजेशन भी होती है, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम में स्टार्ट होती है। नो डाइजेशन इन स्टमक एंड नो डाइजेशन इन माउथ। ना माउथ में न्यूक्लियस पाए जाते हैं और न ही स्टमक में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आपको याद होना चाहिए, जब हमने डाइजेस्टिव जूसेस पढ़े हैं वहां हमने मेंशन किया है कि न्यूक्लियस एंजाइम किन में पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन है न्यूक्लिक एसिड, शाबाश, डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए एंड आरएनए है, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको फिर बोला कि जो हम प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, मीट खाते हैं, यह आता है एनिमल्स और प्लांट्स से। इनके अंदर सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है और आरएनए है। तो वो किस तरह डाइजेस्ट होगा, ध्यान से देखिए। पहले डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड है, इन्हें कन्वर्ट किया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में। और डाइजेशन कहां पे होती है, मैं लिखना भूल ही गया, याद रखिए, यह डाइजेशन सिर्फ ड्यूडिनम में होती है, ड्यूडिनम में होती है,
ना माउथ में होती है ना स्टमक में। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। तो ड्यूडेनम में डीएनए आरएनए कन्वर्ट किया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस पीएच 8.0। दो तरह की न्यूक्लियस, आरएनए अलग है, वो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, और डीएनए अलग है, वो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद इसी ड्यूडेनम में, चलो मैं यहीं पे लिखता हूं, इन न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान से सुनिए, इन न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू न्यूक्लियोसाइड्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट होता है इनटू न्यूक्लियोसाइड्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एक्शन कौन करता है? न्यूक्लियोटिडेसिस। और ये कहां से आता है न्यूक्लियोटिडेसिस? ये होता है सक्कस एंटेरिकस में। तो जो न्यूक्लियस होते हैं ये पेनक्रियाटिक जूस में, पेनक्रियाटिक जूस में, तो पेनक्रियाटिक जूस में जो न्यूक्लियस होता है, आरएनए हो या डीएनए हो, वो डीएनए आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है? इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि डीएनए और आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए और आरएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियोटिडेज। और न्यूक्लियोटिडेज किसमें पाया जाता है? सक्कस एंटेरिकस में। इस न्यूक्लियोसाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान से, न्यूक्लियोसाइड किस चीज का बना है? शुगर का, पेंटोज शुगर, ठीक है, और क्या है? नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और ये कौन करता है? एंजाइम का नाम क्या है? न्यूक्लियोसिडेसिस। न्यूक्लियोसिडेसिस पीएच क्या है? 8.0। और ये न्यूक्लियोसिडेस भी किस में पाया जाता है? सक्कस एंटेरिकस में। तो दैट मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी डायजेशन सिर्फ दो ही पार्ट्स में होती है, एक ड्यूडेनम और दूसरा जेजुनम। ड्यूडेनम में इसको कौन करता है एक्शन? न्यूक्लियस जो आते हैं पेनक्रियाटिक जूस से, डीएनए आरएनए को कन्वर्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। कहां से आया डीएनए आरएनए? जो खाना हम खाते हैं, जो प्रोटीन या जो हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हो या एनिमल प्रोडक्ट हो, उनके अंदर सेल्स होता है, उन सेल्स में न्यूक्लियस होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद इस न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियोटिडेज जो होते हैं सक्कस एंटेरिकस में। न्यूक्लियोसाइड्स कन्वर्ट किया जाता है इनटू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लियोसिडेसिस, पीएच है 8.0। और ये दो रिएक्शन जो है, क्या मैं मेंशन करूंगा बेटा, ये दो रिएक्शन यहां से जो ये रिएक्शन है, ये होती है, ये वाली रिएक्शन ये होती है जेजुनम में, ठीक है। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या आ गया? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जैसे राइबो शुगर है, या पेंटोज शुगर जैसे हमने अभी लिया फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ये पेंटोज शुगर एब्जॉर्ब होता है कहां पे? सेल्स के अंदर, और वहां इसकी यूटिलाइजेशन होती है। एंड नाइट्रोजनस बेस में क्या हो जाता है? नाइट्रोजन को रिमूव करके इसको भी जो नाइट्रोजन जैसे प्यूरिन है, पायरिमिडीन है, इनसे भी प्रोड्यूस होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक ज़ेंथाइन एंड हाइपोज़ेंथाइन। तो इस तरह इसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीट 4 टाइप्स ऑफ डाइजेशन इन आवर एलिमेंट्री कैनाल। पहला हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, वहां प्रोड्यूस हुआ ग्लूकोज। दूसरा हमने पढ़ा प्रोटीन्स, वहां प्रोड्यूस हुआ एमिनो एसिड। फिर हमने पढ़ा फैट्स, वहां प्रोड्यूस हुआ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिर लास्ट में पढ़ा न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और लास्ट में उनको बना पेंटोज शुगर एंड क्या बना? शाबाश, नाइट्रोजनस बेस। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पूरा प्रोसेस ऑफ किस तरह डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये सारे मोनोमर्स किस तरह एब्जॉर्ब होते हैं, और साथ ही में हम देखेंगे कुछ डिसऑर्डर्स जो एलिमेंट्री कैनाल के या डाइजेस्टिव के जो डिसऑर्डर्स है वो हम देखेंगे। यानी कि अब इसमें सिर्फ एक ही वीडियो रहता है, एक ही क्लास रहता है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यानी कि एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन का चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। इस तरह 11 वीडियो, यानी कि टोटल 11 वीडियोस इस वाले चैप्टर में हमने पढ़े, या मैंने 11 लेक्चर्स दिए इस वाले चैप्टर में, किसमें? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। तो ये कंप्लीट होगा, और उसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फिजियोलॉजी का, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।